दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टार एजुकेशन में। दोस्तों आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके चल रहे हैं कार्बन कंपाउंड का, जिसको हम बहुत ही यूज करते हैं, दैनिक जीवन में भी इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम है एथिल अल्कोहल। तो आइए और इस एथिल अल्कोहल के बारे में आज हम जानकारी लेते हैं। एथिल अल्कोहल है और इसका IUPAC नेम जो है वो है इथेनॉल है। इसको एथेनॉल भी कहते हैं IUPAC में, और नॉर्मली हम कहते हैं इसको एथिल अल्कोहल। तो इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार से लाभदायक है और किस प्रकार से हानिकारक भी है हमारी लाइफ में। तो इसका एथिल अल्कोहल का संरचना स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया हुआ है, जो आपके ये सामने दिया हुआ है। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है इसका, और इसको हम C2H5OH भी कहते हैं। इसके साथ ही इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उस फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम जानकारी लेते हैं। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, यानी इसको बनाया कैसे जाता है। तो इसे यानी एथिल अल्कोहल को स्टार्च युक्त अन्य पदार्थों, जो ग्रेन सब्सटेंसेस होते हैं, यानी खाने वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनसे इसको बनाया जाता है। और वो भी कैसे होते हैं, स्टार्च युक्त होते हैं, जिनमें स्टार्च पाया जाता है। इसे अन्य अल्कोहल यानी ग्रेन अल्कोहल भी कहा जाता है। इसे ग्रेन अल्कोहल भी कहा जाता है। यह शराब का मुख्य अवयव है, यानी जो भी शराब होती है और उस शराब में जो कहते हैं कि अल्कोहल है, अल्कोहल की कितनी मात्रा है, तो अल्कोहल का ये मुख्य अवयव है, यानी शराब का यह मुख्य अवयव है, यह अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। अतः इसे स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहा जाता है, इसीलिए इस एथिल अल्कोहल को हम स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहते हैं। यह रूम टेम्परेचर पर यानी कक्ष ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है। इथेनॉल का जो गलनांक होता है 156 केल्विन, तथा इसका जो क्वथनांक होता है 351 केल्विन होता है। दोनों ही चीजें दे रखी है यहाँ पर, गलनांक भी दे रखा है 156 के, और क्वथनांक भी दे रखा है इसका 351 के। यह एक अच्छा विलायक होता है। अच्छा, विलायक भी, सॉल्वेंट भी अच्छा होता है। कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनको अच्छी तरह से डिजोल्व कर लेता है, विलायक होता है। तनु एथेनॉल यानी जो डाइल्यूट एथेनॉल होता है, या डाइल्यूट जो एथिल अल्कोहल होता है, इसकी थोड़ी सी मात्रा, यानी थोड़ी सी मात्रा अगर पी ली जाती है, उसको पी लेते हैं, तो उससे नशा हो जाता है। क्या हो जाता है, अगर हम डाइल्यूट एथेनॉल की थोड़ी भी मात्रा अगर पी लेते हैं हम, तो इससे नशा हो जाता है और नींद आना प्रारंभ हो जाता है। अब देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इसके रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल, इसकी रिएक्शंस क्या क्या होती है। तो ये किस पदार्थ के साथ में, किस तत्व के साथ में, किस यौगिक के साथ में किस प्रकार की रिएक्शंस करता है, आइए उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो पहला है क्षार धातुओं के साथ, अल्कली मेटल्स के साथ में है। तो अल्कली मेटल के साथ में यह किस प्रकार से अभिक्रिया करता है। तो ये सोडियम और पोटेशियम धातु से, यानी जो दो मेटल हैं, ये एक तो सोडियम है और एक पोटेशियम है, सॉफ्ट मेटल हैं दोनों ही, इनसे रिएक्ट करके, अभिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करता है। ये समझने वाली चीज है बहुत ही, सोडियम से और पोटेशियम से। तो दोनों ही ये मेटल जो होती है, ये सॉफ्ट मेटल होती है, इनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो इनके साथ में अभिक्रिया जब ये करता है, तो हाइड्रोजन मुक्त करता है, हाइड्रोजन को फ्री कर देता है। मीन्स ये है एथिल अल्कोहल है C2H5OH, और जब इसको सोडियम के साथ में अभिक्रिया इसकी कराई जाती है, तो यह सोडियम एथोक्साइड, ये सोडियम एथोक्साइड बना देता है और हाइड्रोजन को ये मुक्त कर देता है, हाइड्रोजन को फ्री कर देता है। सोडियम एथोक्साइड बना देता है और हाइड्रोजन को ये मुक्त कर देता है। तो इस प्रकार से इसकी पहली अभिक्रिया पूरी होती है, जो धातुओं के साथ में, क्षार धातुओं के साथ, यानी सोडियम और पोटेशियम। अब इसकी जो दूसरी अभिक्रिया होती है, वो दूसरे उससे देखते हैं, एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया ये होती है, तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल, उस एसिटिक अम्ल के साथ में इसकी अभिक्रिया कैसे होती है, आइए उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो एसिटिक अम्ल से जब ये अभिक्रिया करता है, तो CH3COOH ये एसिटिक अम्ल होता है। जब इससे अभिक्रिया करके यह एथिल एसीटेट बनाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ये क्या बनाता है, एथिल एसीटेट बनाता है, ये एथिल एसीटेट बनाता है। और ये किसके साथ रिएक्शन करने पर एथिल एसीटेट बना रहा है, यह एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया करके एथिल एसीटेट बनाता है। तो यह एसिटिक एसिड
CH3COOH, और ये है इथेनॉल जो हम जिसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो एथेनॉल है और ये हो गया एसिटिक एसिड। जब इन दोनों को कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पे क्या काम करता है, कैटालिस्ट की भूमिका निभाता है, उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, और ये एथिल एसीटेट बना देता है, CH3COOC2H5, ये एथिल एसीटेट बना देता है और जल मिल जाता है, हमें क्या मिल जाता है, जल मिल जाता है। तो एसिटिक अम्ल के साथ में जब इथेनॉल रिएक्शन करता है तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, यहाँ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है यह उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है, तो एथिल एसीटेट बनाता है और जल को मुक्त करता है, जल को फ्री कर देता है। इसी को अब यहाँ ध्यान देने की बात है, ये इंपॉर्टेंट है फैक्टर यहाँ पे, ये अन्य कार्बोक्सिलिक अम्ल और भी जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जैसे एक तो ये हो गया एसिटिक अम्ल, ये भी कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, ऐसे अन्य कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं उनके साथ भी यह अभिक्रिया करके और एस्टर बनाता है। क्या बनाता है, एस्टर नाम वाले यौगिक बना देता है। यानी अन्य कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ भी यह अभिक्रिया करके, इथेनॉल अभिक्रिया करके और एस्टर बनाता है, और इसी प्रक्रिया को, यानी एस्टर बनाने की जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को एस्टरीकरण कहा जाता है। इसी प्रक्रिया को हम एस्टरीफिकेशन कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि एस्टरीफिकेशन क्या है। तो एस्टरीफिकेशन या एस्टरीकरण क्या होता है, तो जब एथेनॉल को एसिटिक अम्ल या अन्य किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया इसकी कराई जाती है तो यह एस्टर बनाता है, और इसी अभिक्रिया को हम एस्टरीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एस्टरीकरण, ये तो ये इंपॉर्टेंट है, इस फैक्टर को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है अमोनिया से अभिक्रिया। अमोनिया से ये किस प्रकार से अभिक्रिया करता है, तो दोस्तों जब इथेनॉल को हम अमोनिया के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यह कॉपर क्रोमाइड और एल्यूमिना, ये दोनों उत्प्रेरक की भूमिका में होते हैं, या तो कॉपर क्रोमाइड हो या एल्यूमिना। ऐसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च दाब पर, हाई प्रेशर पर, यह अमोनिया के साथ में गर्म करने पर एथिल एमीन बनाता है। यह एथिल एमीन बनाता है। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है कि एथिल एमीन कैसे बनती है। तो एथिल एमीन जो है दोस्तों, इथेनॉल जब अमोनिया के साथ में या तो कॉपर क्रोमाइड हो या एल्यूमिना हो, उसकी उपस्थिति में जब रिएक्शन करता है तो एथिल एमीन बनता है। इसका रिएक्शंस है C2H5OH, ये हो गया आपका एथिल एल्कोहल हो गया। और जब इसको हम अमोनिया के साथ में अभिक्रिया इसकी कराते हैं और कॉपर क्रोमाइड या एल्यूमिना जैसे कोई भी उत्प्रेरक कैटालिस्ट की उपस्थिति में जब ये होती है तो ये बना देता है C2H5NH2 प्लस H2O, यहाँ भी जल फ्री हो जाता है। इसको हम कहते हैं एथिल एमीन, इसको हम कहते हैं एथिल एमीन, ये एथिल एमीन होता है। इसके बाद में एक और इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और वो है H2SO4 के साथ अभिक्रिया, यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में इथेनॉल की अभिक्रिया। तो जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में यह अभिक्रिया करता है तो देखिएगा 140 डिग्री टेम्परेचर पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में इथेनॉल जब अभिक्रिया करता है तो 140 डिग्री टेम्परेचर पर इसको जब गर्म किया जाता है तो यह डाई एथिल ईथर बनाता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ये बोर्ड में बहुत बार कंपटीशंस में पूछी गई हैं कि डाई एथिल ईथर कैसे बनता है। तो जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को इथेनॉल के साथ में 140 डिग्री सी पर गर्म किया जाता है तो डाई एथिल ईथर बनता है। इसको इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लगाइए। तो एथिल अल्कोहल है या इसको इथेनॉल कहें हम, जब ये H2SO4 के साथ में रिएक्ट होता है तो C2H5HSO4, इसको बोलते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है और यहाँ जल अलग निकल जाता है। इसको जब आगे और रिएक्शन करते हैं इसकी C2H5OH की, एथिल अल्कोहल की, तो C2H5HSO4 के जब साथ रिएक्शन इसकी कराई जाती है तो 140 डिग्री टेम्परेचर पर डाई एथिल ईथर ये बन के आ गया, डाई एथिल ईथर बन जाता है और सल्फ्यूरिक अम्ल हमें
पुनः प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों इसकी बहुत रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो इथेनॉल की धातुओं के साथ में हो, क्षार धातुओं के साथ में, या एसिटिक अम्ल के साथ में हो, या एसिटिक अम्ल वाली को ही हम एस्टरीफिकेशन भी कहते हैं, एस्टरीकरण भी कहते हैं। इसके साथ चाहे अमोनिया के साथ में हो जो एथिल एमीन बनाता है, इसके साथ में चाहे H2SO4 के साथ में हो जो एथिल ईथर बनाता है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। अब हम देखते हैं कि इसका उपयोग क्या क्या होता है, इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो दोस्तों कार्बनिक पदार्थों के विलायक के रूप में जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कार्बनिक कंपाउंड्स जो भी होते हैं, उनको विलायक करने के यानी डिजोल्व करने के रूप में, ये विलायक के रूप में भी इसका बहुत प्रयोग किया जाता है। ईथर बनाने में जो अभी हमने बताया है आपको, ईथर यहाँ पे बन रहा है। ईथर बनाने में रंजक जो डाई जो होती है, रंजक जो कलर होते हैं उनको बनाने में होता है। क्लोरोफॉर्म जो होती है, क्लोरोफॉर्म बनाने में भी जो बहुत ही घातक होता है क्लोरोफॉर्म, जिसको आज बैन कर दिया गया है, क्लोरोफॉर्म को बनाने में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ में सुगंधित जो भी पदार्थ होते हैं, सुगंध देने वाले सुगंधित पदार्थों में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और अभिकर्मक के रूप में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही हम एथिल अल्कोहल को पेट्रोल के साथ में मिक्स करके और गैसोलीन भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गैसोलीन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही टिंचर आयोडीन जो ट्यूब टाइप का आता है स्ट्रक्चर, एक ट्यूब होती है, टिंचर आयोडीन बनाने में भी इसका यूज किया जाता है मेडिसिन में। दूसरा मेडिसिन में इसका इस्तेमाल किया जाता है कफ सिरप, जो भी खांसी वाली सिरप होती है जो डॉक्टर्स प्रोवाइड कराते हैं, उनमें एथिल अल्कोहल ही पाया जाता है। 35% हो, 40% हो, 30% हो, वो उसकी डिपेंड करता है क्वालिटी पर। तो कफ सिरप बनाने में और टॉनिक जो होते हैं उनके बनाने में भी इस एथिल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों मैं एक चीज और यहाँ पे बताऊं इसके उपयोग के लिए, कि अभी इसका उपयोग हम मोस्टली दो प्रकार से और करते हैं। एक तो स्प्रिट बनाने में, जो डिस्टिल्ड होता है, जो डिस्टिल्ड एथिल अल्कोहल होता है उसको हम स्प्रिट कहते हैं, और जिसमें अनडिस्टिल्ड होता है उसको हम शराब कहते हैं। शराब में जो एथिल अल्कोहल की मात्रा होती है वो 40% तक हो जाती है, 35% हो, 40% हो, और जो बिल्कुल विदाउट वाटर वाली होती है उसको हम स्प्रिट कहते हैं। तो दोस्तों ये इसका यूज है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि एथिल अल्कोहल क्या है। IUPAC नेम इसका एथेनॉल है, और यह हमारे जीवन को किस प्रकार से लाभ देता है, किस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं, और हानिकारक भी है, ये आपने जाना। थैंक यू।